हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें सो दैट जब भी नया वीडियो अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम ऑन माय चैनल एसएससी ऑल इन वन। मार्जिनल कॉस्टिंग की डिसीजन मेकिंग सीरीज़ में मैं ऑलरेडी अपने 3 वीडियो रिलीज़ कर चुका हूँ, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने लिया मटेरियल एज अ की फैक्टर, जिसमें कि हमने मटेरियल अगर क्वांटिटी में की फैक्टर होता है तो किस तरह से हम लोग प्रोडक्ट मिक्स डिसाइड करेंगे वो डिस्कस किया है। पार्ट 2 वीडियो में हमने डिसाइड किया है प्रोडक्ट मिक्स किस तरह से बनेगा इन केस मटेरियल की फैक्टर है रुपीज़ में। और थर्ड वीडियो में मैंने अगर लेबर की फैक्टर होता है इन आवर्स तो फिर हम किस तरह से प्रोडक्ट मिक्स डिसाइड करेंगे, ये सब मैंने आपसे डिस्कस किया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ अगर हमारे पास की फैक्टर मटेरियल और लेबर के अलावा थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर मैं बात करूँ लैंड की, और लैंड अगर की फैक्टर हो जाता है मेरे पास या फिर लैंड इज की फैक्टर in my examination problem, then how should I solve the problem of product mix? Let us decide and let us learn how we will solve that examination problem. So for that purpose I have taken a illustration as it is clear on the screen. So here in this case we have given Mr. X is having 500 hectare of the land, 500 हेक्टेयर ऑफ द लैंड, और इसमें बता रहा है कि ये नॉर्मली वीट, बाजरा, राइस और पल्सेस ग्रो करते हैं। गवर्नमेंट ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि कम से कम आपको अपनी लैंड पर, जो ये 500 हेक्टेयर की लैंड है, कम से कम 55 हेक्टेयर पर आपको वीट ग्रो करना है, 40 हेक्टेयर पे आपको बाजरा ग्रो करना है और 35 हेक्टेयर पे आपको राइस एंड बैलेंस 65 हेक्टेयर पे आपको पल्सेस ग्रो करना है। ये मिनिमम है, कम से कम 55 हेक्टेयर, 40 हेक्टेयर, 35 हेक्टेयर, 65 हेक्टेयर, इतने लैंड पे ये 4 तरह की क्रॉप वीट, बाजरा, राइस, पल्सेस आपको ग्रो करनी ही करनी है। उसके अलावा फिर आपकी चॉइस है कि आप कौन सी क्रॉप को ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हुए किस तरह से हम लोग, ये जो मिस्टर एक्स एग्रीकल्चरिस्ट हैं, इनकी इनकम को हमें मैक्सिमाइज़ करना है विद इन द गिवन कंस्ट्रेंट। और गिवन कंस्ट्रेंट क्या है हमारे पास, वो ये है कि 40 हेक्टेयर पे आपको बाजरा, 35 हेक्टेयर पे राइस, 65 हेक्टेयर पे पल्सेस और 55 हेक्टेयर पे आपको वीट ग्रो करना है। इससे ज़्यादा लैंड आप यूज़ कर सकते हैं, बट उन सब जितनी भी लैंड आप टोटल यूज़ करेंगे वो 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो पहला सवाल ये उठता है कि मैंने ये बोला कि ये की फैक्टर प्रॉब्लम है, मुझे कैसे पता चलेगा की फैक्टर है। जब भी मैंने आपके साथ इस चैप्टर की शुरुआत की थी तो वहाँ पर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि की फैक्टर वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है जो मुझे मैक्सिमम आउटपुट, जितना मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, वो प्रोड्यूस करने से रिस्ट्रिक्ट करता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर ये कैसे लैंड की फैक्टर है। तो इसके लिए मुझे इसके सेकंड पैराग्राफ को देखना पड़ेगा, जहाँ पर लिखा हुआ मैक्सिमम डिमांड फॉर वीट इज 7225 टन, बाजरा 20,900 टन, राइस 8,280, पल्सेस 12,600 और फिक्स कॉस्ट 25 लाख बता रखी है क्वेश्चन में। तो फिक्स कॉस्ट को तो नहीं, मैं केवल ये प्रोडक्शन जो बता रखी है मैक्सिमम डिमांड, यानी कि मार्केट क्या चाह रही है मेरे से कि मैं कम से कम कम से कम नहीं, मार्केट मेरे से ये चाह रही है कि मैं मैक्सिमम 7,225 टन बेच सकता हूँ, बाजरा 20,900 टन बेच सकता हूँ, राइस 8,280 और पल्सेस 12,600 टन में बेच सकता हूँ अगर मैं ग्रो कर सकूँ तो सवाल ये उठा, इतना ग्रो करने के लिए, इस मैक्सिमम डिमांड को केटर करने के लिए मुझे कितनी लैंड रिक्वायर्ड है। तो आइए जरा देखते हैं। लैंड रिक्वायर्ड टू केटर मैक्सिमम डिमांड फॉर different crops। सो सबसे पहले मेरे को कह रहा है वीट की मैक्सिमम डिमांड मार्केट में 7,225 टन है।
225 टन्स। इसी तरह से अगर नेक्स्ट देखें बाजरा 20,900 टन्स, राइस 8280 टन्स, और इसी तरह से हमें गिवन है राइस के बाद पल्सेस 12,600 टन्स। ये तो बता रखा है कि मैक्सिमम अगर मैं मार्केट में ले जाऊं तो मार्केट में मैं मैक्सिमम वीट 7,225 टन, बाजरा 20,900 टन, राइस 8,280 टन और पल्सेस 12,600 टन सेल कर सकता हूं। अब अगला सवाल ये उठता है कि इतने मैक्सिमम को जो मैं बेचने जा रहा हूँ इसको उगाने के लिए या मुझे ग्रो करने के लिए कितनी लैंड की ज़रूरत होगी। तो ये बताता है 1 हेक्टेयर के अंदर 85 टन वीट उग जाता है, बाजरा 220 टन उगता है 1 हेक्टेयर में, राइस 90 और पल्सेस 42। तो आइए देखते हैं आउटपुट पर हेक्टेयर। तो जब मैं आउटपुट पर हेक्टेयर देखता हूँ यहाँ पर बता रहा है 85 टन, इधर बता रहा है 220 टन, यहाँ पे बताता है 90 टन और पल्सेस के केस में बताता है 42 टन्स। अब जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो ये फर्स्ट वाला डिवाइड करके आपके पास आएगा 85, ये जो सेकंड बाजरा है बाजरा वाला आपके पास आएगा अराउंड 95। अगर आप राइस की कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 92 और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे ये 42 3 जो होता है तो ये हो जाएगा हमारा 300 हेक्टेयर। ये सीधी सीधी सी कैलकुलेशन है, इसमें कुछ भी ऐसा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। 1 हेक्टेयर के अंदर 85 टन ग्रो होता है तो 7,225 हेक्टेयर ग्रो करने के लिए मुझे कितना चाहिए होगा, दिस विल बी 85 हेक्टेयर। इसी तरह से बाजरा अगर 1 हेक्टेयर में 220 टन ग्रो होता है तो 20,900 टन ग्रो करने के लिए आई नीड 95 हेक्टेयर ऑफ लैंड। सिमिलरली फॉर राइस 92 एंड पल्सेस 300। तो अगर इस हिसाब से मैं लेकर चलूँ तो जो मुझे रिक्वायर्ड लैंड होती है मेरी इस सारी प्रोडक्शन को करने के लिए, यानी कि जितनी मुझे प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है, अगर ये प्रोडक्शन मैक्सिमम डिमांड जो मार्केट में है इसको अगर मैं केटर करना चाहूँ या फिर इतना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहूँ तो मुझे कम से कम लैंड रिक्वायर्ड जो हो जाएगी, लैंड रिक्वायर्ड दैट विल बी 85 plus 95 plus 92 plus 300, this will be 572 हेक्टेयर। इतनी हेक्टेयर की मुझे ज़रूरत है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम यहाँ पर है कि मेरे पास इसके अगेंस्ट जो अवेलेबल लैंड है अगर आप क्वेश्चन देखें तो ये लिखा हुआ है इट इज़ ओनली 500 हेक्टेयर, 500 हेक्टेयर। तो दैट मीन्स मुझे इस 500 हेक्टेयर में ये आउटपुट प्रोड्यूस करना है। मैक्सिमम तो नहीं प्रोड्यूस हो पाएगा बट कुछ इस तरीके से करना है कि एक तो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए और जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं कि कम से कम 55 हेक्टेयर आपने वीट को देना है, 40 हेक्टेयर आपने बाजरा को देना है, 35 हेक्टेयर आपने राइस को देना है और 65 हेक्टेयर आपने पल्सेस को देना है। ये भी साथ साथ सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि ये कंडीशन भी पूरी हो जाए। तो इन कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए मुझे प्रोडक्ट मिक्स इस तरह से बनाना है कि मैं 500 हेक्टेयर के अंदर
ये वीट, बाजरा, राइस और पल्सेस ग्रो करूं और इस एग्रीकल्चरिस्ट की इनकम को मैक्सिमाइज कर दूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ये की फैक्टर प्रॉब्लम है, अब मेरा अगला काम क्या होता है, अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है और मेरे पास यहाँ पर जो की फैक्टर है या फिर जो लिमिटिंग फैक्टर है वो लैंड है। तो अब क्योंकि मेरे पास लिमिटिंग फैक्टर लैंड है और हमेशा हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं हाईएस्ट उस प्रोडक्ट का पर यूनिट ऑफ की फैक्टर, तो यहाँ पर क्योंकि हेक्टेयर में लैंड की फैक्टर है तो मुझे स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बनानी होगी और मुझे चेक करना होगा कि कौन से प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर हेक्टेयर सबसे ज़्यादा है। तो इसके लिए आइए स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। सो दिस इज आवर स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। ये स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग किस तरह से बनेगी, ये मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्योंकि मेरा लैंड इन हेक्टेयर की फैक्टर है तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट का जो मेरा कंट्रीब्यूशन पर हेक्टेयर है वो सबसे ज़्यादा आता है और उसके लिए मुझे हर प्रोडक्ट का 1 हेक्टेयर पे कितना कंट्रीब्यूशन मिलता है वो मुझे देखना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं एक बार फिर, तो क्वेश्चन ये कहता है यहाँ पर कि 1 हेक्टेयर के अंदर वीट 85 टन ग्रो होता है, बाजरा 220 टन ग्रो होता है, राइस 90 टन ग्रो होता है और पल्सेस 42 टन ग्रो हो सकते हैं। यानी कि 1 हेक्टेयर के अंदर वीट 85 टन, बाजरा 220 टन, राइस 90 टन और पल्सेस 42 टन ग्रो होते हैं। और 1 हेक्टेयर में अगर इतना टन ग्रो होता है तो उससे सेल का क्या लिंक है, 85 टन ग्रो हुआ और 1 टन अगर मैं बेचता हूँ तो 2000 रुपये मिलते हैं। तो यानी कि 1 हेक्टेयर पर ग्रो करने के बाद जो मुझे सेल रियलाइज होगी दैट विल बी 2000 मल्टीप्लाई बाई 85। इसी तरह से 1 हेक्टेयर पर अगर बाजरा 220 टन होता है और 1 टन का सेलिंग प्राइस 800 है तो मुझे जो सेल रियलाइज होगी दैट विल बी 220 मल्टीप्लाई बाई 800। सिमिलरली इन केस ऑफ बाजरा इट विल बी 90 मल्टीप्लाई बाई 1600 एंड देन पल्सिस के केस में 3000 इंटू 42। तो आइए देखते हैं इसके कंट्रीब्यूशन की स्टेटमेंट बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग के लिए। सो ये स्टेटमेंट हमने तैयार करना शुरू कर रहे हैं हम लोग। सेलिंग प्राइस पर हेक्टेयर बराबर आउटपुट पर हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर के अंदर कितना वीट निकलेगा कितने टन और मल्टीप्लाई बाय 1 टन से मुझे कितना सेलिंग प्राइस रियलाइज होगा। तो अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन आपसे कहता है 1 हेक्टेयर के अंदर 85 टन ग्रो होगा और सेलिंग प्राइस मुझे 2000 रियलाइज होगा 1 टन का। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 85 करेंगे तो आपके पास कैलकुलेशन आएगी 1,70,000 आएगी आपके पास वीट के केस में। इसी तरह से आप बाजरा का 800 इंटू 220 करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1,76,000। राइस का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1,44,000 और इसी तरह से आप पल्सेस का कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1,26,000 सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस के लिए बेसिकली मैंने क्या किया है, 2000 मल्टीप्लाई बाई 85, 800 मल्टीप्लाई बाई 220, 1600 मल्टीप्लाई बाई 90 और 3000 मल्टीप्लाई बाई 42। फ्रेंड्स क्वेश्चन के लिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन अपलोड कर दिया है। तो जब भी आप इसको सॉल्व करें इसका प्रिंट आउट निकाल कर या इसकी PDF फाइल सामने रखकर इसको सॉल्व करें। अब आई वेरिएबल कॉस्ट की बात। 1 हेक्टेयर के अंदर 85 टन ग्रो हुआ और 1 टन को ग्रो करने के लिए वेरिएबल कॉस्ट वीट के केस में 900, बाजरा के केस में 320, राइस के केस में 750, पल्सिस के केस में 1600। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, 900 इंटू 85, 320 इंटू 220, 750 इंटू 90 और 1600 इंटू 42। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये सब आपके सामने आएगा। सो वेरिएबल कॉस्ट इन केस ऑफ wheat it will be 900 into 85, 320 into 220, then 750 into 90 और 1600 into 42। सो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर लेंगे और हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर हेक्टेयर आ जाएगा। इसके बाद तो आइए देखते हैं क्या आता है।
सो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कंट्रीब्यूशन पर हेक्टेयर। ये मैं हेक्टेयर सेंस में इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरा लैंड जो की फैक्टर है वो हेक्टेयर में की फैक्टर है, और हमेशा मुझे जो कैलकुलेशन करनी होती है पर यूनिट ऑफ की फैक्टर करनी होती है रैंकिंग के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम मटेरियल की फैक्टर था केजी में तो हमने कंट्रीब्यूशन पर केजी निकाला, अगर की फैक्टर था रुपीज़ में हमने कंट्रीब्यूशन पर रुपये निकाला, और क्योंकि यहाँ पर लैंड की फैक्टर है वो हेक्टेयर में है इसलिए कंट्रीब्यूशन पर हेक्टेयर। तो आइए पर हेक्टेयर के हिसाब से यहाँ पर कंट्रीब्यूशन इसको लेस करेंगे तो दिस विल बी 93,500, दिस विल बी 1,05,600, this will be 76,500 and then 58,800. Thereafter ये मैं अब इसके बेस पे रैंकिंग करनी होगी आपको, तो अगली लाइन में आप लिख सकते हैं रैंक एज पर कंट्रीब्यूशन। अगर आप देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर प्रोडक्ट बाजरा का है, इसको हम लोग रैंक 1 दे देंगे। देन इसके बाद वीट का कंट्रीब्यूशन है, इसका रैंक 2 हो जाएगा, राइस का रैंक 3 हो जाएगा और पल्सेस का रैंक 4 हो जाएगा। तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन पर हेक्टेयर के हिसाब से मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करना चाहिए अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से वो है बाजरा, देन वीट, देन राइस और देन पल्सेस। बट एक प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट भी मुझसे कुछ कह रही है कि मिनिमम आपको इतने पे तो ये वाला ही क्रॉप ग्रो करना है। तो अगर मुझे गवर्नमेंट की उस कंडीशन को भी दिमाग में लेके चलना है साथ साथ, तो मैं नेक्स्ट टेबल बनाऊंगा लैंड एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट, यानी कि ईच प्रोडक्ट को अब आप लैंड कैसे एलोकेट करोगे। तो इसमें सबसे पहला काम आता है मिनिमम एज पर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन। तो मैंने आपको जैसे कि दिखाया था कि गवर्नमेंट की हिसाब से हमें कम से कम 85 गवर्नमेंट के हिसाब से कम हमें 55 हेक्टेयर पे वीट, 40 पे बाजरा, 35 पे राइस और 65 हेक्टेयर पे पल्सेस ग्रो करने। तो आइए ज़रा लिखते हैं मिनिमम रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से ये वीट में 55, 40 बाजरा में, 35 राइस में और 65 पल्सेस में। तो इसके बाद जो मेरे पास टोटल लैंड एलोकेट हो जाती है वो 195 है, 195, और मेरे पास टोटल लैंड 500 है, 500 एकड़, 500 हेक्टेयर, 500 हेक्टेयर। अब इस 500 हेक्टेयर में से गवर्नमेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग 195 पे तो मुझे 55 हेक्टेयर में वीट, 40 हेक्टेयर में बाजरा, 35 हेक्टेयर में राइस और 65 हेक्टेयर में पल्सेस ही ग्रो करने हैं। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, नाउ जो सरप्लस लैंड बची, सरप्लस लैंड टू बी एलोकेटेड एज पर contribution of different क्रॉप्स। तो इसमें जो वीट की क्रॉप है, वीट की क्रॉप होगी, वीट की फसल होगी। अब मैं इसमें कितना और दूं, क्योंकि 195 तो ऑलरेडी हमें गवर्नमेंट के हिसाब से दे दिया। 500 में से जो बचा हुआ है वो सबसे पहले मैं उसको दूंगा जिसकी सबसे हाईएस्ट मार्केट में कंट्रीब्यूशन आ रही है, और वो प्रोडक्ट बाजरा है। लेकिन क्या इसमें इसको क्या मैं पूरा 500 में से जो बाकी 195 में से बच गया, यानी कि
500 माइनस 195 अगर हम करते हैं तो दिस विल कम आउट टू बी 305। ये जो लैंड है इसे मैं कह सकता हूँ ये सरप्लस लैंड है। कौन सी लैंड है? सरप्लस लैंड। कैसे? 500 टोटल थी, 500 में से हमने गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 195 पे फसल उगा दी, 55 पे वीट, बाजरा 40 पे, राइस 35 पे और पल्सेस 65 पे। तो ये 500 एकड़ टोटल था, 195 गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग और बाकी 305 पे हमने सरप्लस है, इसको हमें एलोकेट करना है इन डिफरेंट प्रोडक्ट में। और मैं इसमें देखूंगा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट 1 हेक्टेयर पे कौन सी लैंड पे आ रहा है, तो वो मुझे आ रहा है सबसे पहले बाजरा पे। लेकिन क्या अब मैं पूरा 305 बाजरा को दे सकता हूँ? नहीं, क्योंकि जैसा कि हमने पहले कैलकुलेशन की थी और वो ये कह रहा था अगर आप मैक्सिमम बाजरा सेल भी करना चाहें मार्केट में तो बाजरा के लिए मैक्सिमम 95 हेक्टेयर आपको ग्रो करना चाहिए, मैक्सिमम राइस के लिए 92, वीट के लिए 85 और पल्सेस के लिए 300, जो कि हमारा 572 आया था। और मैंने आपसे कहा था कि 572 हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमारे पास 500 है, जिसके कारण ये की फैक्टर प्रॉब्लम है। तो दैट मीन्स आइए जरा इसी को ध्यान देते हैं, बाजरा 95 मैक्सिमम ग्रो कर सकते हैं और गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग मैं ऑलरेडी बाजरा कितने पे ग्रो कर चुका हूँ? बाजरा मैं 40 पे ग्रो कर चुका हूँ। तो बैलेंस मैं जो इसको दे सकता हूँ 95 में से, या फिर यहाँ लिख देता हूँ मैं मैक्सिमम डिमांड 95 है, 40 ऑलरेडी ग्रो हो चुका है, तो इसको मैं और एलोकेट कर सकता हूँ 55। इसी तरह से सेकंड रैंक मेरी है वीट की, और वीट 85 मैक्सिमम ग्रो कर सकते हैं आप, क्योंकि मैक्सिमम जो मार्केट आपके प्रोडक्ट को खरीद लेगी वो 85 है। 85 में से आप ऑलरेडी 55 पे क्रॉप ग्रो कर चुके हैं गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग, तो बाकी आप इसको बैलेंस 30 दे सकते हैं, ये 95 हो गया। थर्ड रैंक है राइस की, और राइस के केस में मेरे पास मैक्सिमम डिमांड 92 है, 92 मैक्सिमम डिमांड है राइस के केस में, थर्ड रैंक है। अब 305 में से 30 55 इसको दे चुके हैं, तो इसको जो एलोकेट हो पाएगा दैट विल बी बैलेंस 92 करने के लिए मेरे पास बचेगा 57। और इसी तरह से बाकी अगर आप 305 में से 30 55 57 लेस कर देंगे, अब फोर्थ रैंक इसकी है, इसको हम मैक्सिमम दे सकते हैं 163। तो अगर आप कैलकुलेट करें 163 प्लस 65, दिस विल कम आउट टू बी 228। और इन सब का अगर आप टोटल लगाते हैं 8 2 10 5 15 5 20, ये 0 2 9 2 11 11 9 20 20 8 28 28 2 30, और उसके बाद 2 + 3 5, ये 500 एकड़ ये टोटल है। इस 500 एकड़ में से 228 पे हमने पल्सेस ग्रो कर दिए, 92 पे राइस और 95 पे बाजरा और वीट 85। सो ये हमारा लैंड एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट, तो ये हमारी फाइनल एलोकेशन आ जाएगी। सो बेसिकली मैंने किया क्या है, मैं फिर एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पहले मिनिमम गवर्नमेंट की जो रिस्ट्रिक्शन थी उसके हिसाब से लैंड 195 एलोकेट कर दी, देन मैंने चेक किया मेरे कौन से प्रोडक्ट की मैक्सिमम डिमांड कितनी है और इन रैंकिंग को दिमाग में रखा। इस प्रोडक्ट की मैक्सिमम डिमांड 95 है, 40 ऑलरेडी गवर्नमेंट के हिसाब से ग्रो कर चुका हूँ 40 हेक्टेयर पे, बाकी 55 पे मैं और ग्रो कर सकता हूँ। इसी तरह से सेकंड रैंक मेरी वीट की है, वीट की मैक्सिमम डिमांड के हिसाब से मैं 85 हेक्टेयर पे ग्रो कर सकता हूँ, 55 पे ऑलरेडी कर चुका हूँ, 30 पे और 85। देन थर्ड राइस 92 मैक्सिमम हेक्टेयर ऑफ लैंड विच कैन बी एलोकेटेड एज पर मैक्सिमम डिमांड ऑफ द मार्केट, 35 पे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से ऑलरेडी ग्रो कर चुका हूँ, 57 और लगा सकता हूँ। इसी तरह से लास्ट पल्सेस पे जो बैलेंस लैंड होगी 305 में से वो पल्सेस के लिए रहेगी, क्योंकि पल्सेस की मैक्सिमम डिमांड पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि लैंड की फैक्टर है 500 हेक्टेयर अवेलेबल है, जबकि मार्केट की पूरी डिमांड को केटर करने के लिए, मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए मुझे 572 यानी कि 572 हेक्टेयर ऑफ लैंड चाहिए। सो फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन का हाफ पार्ट कवर हो गया, यानी कि हमने ये निकाल लिया कि कौन सा प्रोडक्ट कितना ग्रो होना चाहिए। अगला सवाल ये उठता है कि आपको इससे प्रॉफिट कितना आएगा, जिस प्रॉफिट को हम लोग कह रहे हैं कि मैक्सिमाइज करना है। तो हम कुछ ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं
ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर का कंट्रीब्यूशन ये हमारे सामने है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये हमें लैंड है, ये हमारे पास लैंड है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 हेक्टेयर से इतना कंट्रीब्यूशन और इतने हेक्टेयर में हमने वीट उगाया, तो सेल कितनी, इसी तरह से बाजरा की, इसी तरह से राइस की और इसी तरह से पल्सेस की। यानी कि 1 हेक्टेयर का कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय लैंड एलोकेटेड, 1 हेक्टेयर का कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय लैंड एलोकेटेड, 1 हेक्टेयर का कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय लैंड एलोकेटेड और 1 हेक्टेयर का पल्सेस का कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय लैंड एलोकेटेड। आप चाहें तो इस स्टेटमेंट को ऐसे भी शुरू कर सकते हैं कि सेलिंग प्राइस 1,70,000 पर हेक्टेयर है। अब ये लैंड निकल आई आपके पास, आप इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इसको, देन इससे वेरिएबल कॉस्ट सिमिलरली, एंड देन जो बच जाएगा आपके पास कंट्रीब्यूशन। मैं डायरेक्ट इस स्टेटमेंट को कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, बजाय पहले सेल को मल्टीप्लाई करने के फिर आपके वेरिएबल कॉस्ट को, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाएंगी। तो एग्जाम में भी अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है तो आप चाहें तो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने पहले अपने वीडियोस में भी कहा कि अगर एग्जाम में आपके पास टाइम लिमिटेड है तो आप डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन से भी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना सकते हैं। सो अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं। हमने लैंड एलोकेट कर ली, और लैंड जो हमने एलोकेट की थी, आपको अगर थोड़ा सा याद हो तो आइए ज़रा स्क्रीन पर देखते हैं। 85, 95, 92, 228, और मैंने आपसे कहा था कंट्रीब्यूशन आ रहा है 93,500, 105,600, 76,500 और 58,800 पर हेक्टेयर, और ये इतने हेक्टेयर हमने लैंड एलोकेट कर ली। तो आइए ज़रा आप धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आप देख पा रहे होंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी में, देखिए ज़रा मैंने क्या किया है, मैंने कंट्रीब्यूशन पर हेक्टेयर लिखा पहले 93,500, 10, ये जो स्टेटमेंट नीचे आप देख रहे होंगे बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ से मैंने कंट्रीब्यूशन उठा लिया। इसके बाद जो आपने इन डिफरेंट प्रोडक्ट को लैंड एलोकेट किया, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 85, 95, 92, 228, ये मैंने इनको लैंड एलोकेट कर दी इस तरह से। अगर आप देख पा रहे हो तो 93 इंटू 85, ये कंट्रीब्यूशन आ गया वीट से, ये बाजरा से, ये राइस से, ये पल्सेस से। वेरी सिंपल, 1 हेक्टेयर से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है और कितने हेक्टेयर हमने लैंड एलोकेट किया है स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग के हिसाब से, देन ये टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 79,47,500, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,32,000, ये 70,38,000, 1,34,06,400, और ये फिक्स कॉस्ट 25 लाख क्वेश्चन में आपको गिवन है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये क्वेश्चन था हमारे पास 25 लाख। सो ये लेस करने के बाद मेरे पास ये प्रॉफिट आ गया, और ये प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है हमारा टोटल लैंड जो हमने एलोकेट की 500। ज़रूरत थी हमें, अगर आपको याद हो, हमें मैक्सिमम डिमांड मार्केट की कैटर करने के लिए हमें ज़रूरत थी 572 हेक्टेयर की, ये आप देख पा रहे हो अगर, और जबकि अवेलेबल कितनी है हमारे पास, केवल 500। इस 500 को हमने इस तरीके से यूटिलाइज़ किया कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट 3,59,23,900 आ जाएगा। इसके बाद अगर आपने इन फिगर्स को थोड़ा भी छेड़ने की कोशिश की, आपने सोचा नहीं इसको 220 ले लेता हूँ, इसको बढ़ा देता हूँ, इसको कम कर देता हूँ, इससे आपका पर्पस सर्व नहीं होगा, क्योंकि ये तो मैक्सिमम जितना मार्केट मांग रही है हमने उतना ग्रो कर चुके हैं। इससे ज़्यादा मार्केट में अगर आप लेके जाएंगे तो सेल नहीं कर पाएंगे। हाँ, इस थर्ड के केस में ये कह रहा है हमसे कितना, 300 आप ग्रो कर सकते हो, लेकिन हम ग्रो कितना कर पाएँ, केवल 228, क्योंकि लैंड 500 ही है। कितना शॉर्ट थी, 72, और अगर आप देखें भी ये 300 में से 72 जितना शॉर्ट है, अगर वो आप हटा दें तो कितना बचता है, 228। तो हमने इस प्रोडक्ट को 228 ही बाकी दिया है, और इसके बाद फाइनल हमने प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट तैयार कर दिया। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तक मैं अपने वीडियो पार्ट 1 में, अगर आपको याद हो, मैंने कवर किया मटेरियल, की फैक्टर इन क्वांटिटी। हमारा जो वीडियो पार्ट 2 था उसके अंदर कवर किया हमने मटेरियल की फैक्टर इन रुपीस। पार्ट 3 में हमने कवर किया
लेबर की फैक्टर इन आवर्स। और मैंने आपको वहाँ पर कहा कि मैंने डेलिबरेटली रुपीज़ वाला लेबर वाला की फैक्टर इसलिए नहीं लिया, उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल मटेरियल की तरह होनी है। मटेरियल अगर की फैक्टर होता है क्वांटिटी में, तो हमने स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बनाते हुए, थोड़ा आपको बता देता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बनाते हुए हमने क्या किया था, हमने कंट्रीब्यूशन पर केजी निकाला। इसी तरह से जब मटेरियल की फैक्टर था रुपीस में, हमने निकाला कंट्रीब्यूशन पर रुपी। जब आर्स में था तो हमने निकाला कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर। इसी तरह से अगर लेबर हमें की फैक्टर दे दिया जाए रुपीस में, देन अगेन हम लोग कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ लेबर। और पार्ट 4 वीडियो जो मैं ये वाला आपके साथ चल रहा है, इसकी अगर बात करूं तो मैंने इसमें लैंड की फैक्टर प्रोडक्शन लिया। लैंड की फैक्टर जो कि किस में था, की फैक्टर हेक्टेयर में। तो हमने कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट किया, कंट्रीब्यूशन पर हेक्टेयर। ये फ्रेंड्स मैं जो आपके साथ समराइज कर रहा हूं, इसका मेरा पर्पस क्या है, ये मेरा पर्पस ये है कि अगर प्रोडक्ट मिक्स की प्रॉब्लम आती है और की फैक्टर का इशू है, तो स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बनाते हुए हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, फिर मैं बोल्ड में लिख रहा हूं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर निकालते हैं। और इसके बेस पर हमारी तैयार होती है स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। तो बेसिकली व्हाट आई हैव डन, हमने एक थंब रूल बना लिया। क्या थंब रूल बन गया हमारा, हमारा थंब रूल ये बन जाएगा कि जब भी हम की फैक्टर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो की फैक्टर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कभी भी हमें ये थंब रूल बनाना है कि स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बनाते हुए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर कैलकुलेट होगा, और जिस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर हाईएस्ट है उसको आप लोग रैंक 1 देंगे, और फिर इस हिसाब से आप सब्सिक्वेंटली प्रोडक्ट को रैंक करते चलेंगे। सो व्हाट आई कैन कंक्लूड टिल हियर इज, in case of product mix problem where we have key factor, it may be any factor of production, like in this case it was land, it is fixed factor, or variable factor may be labor or material. So in that case, another thing is machine capacity. I'll also take one more question on machine capacity also. Machine capacity can also be a limiting factor. कितने घंटे मशीन मैक्सिमम चल सकती है। हमने कुछ नहीं करना, जो भी की फैक्टर है, चाहे वो क्वांटिटी में है, रुपीज में है, आवर्स में है, हमें कंट्रीब्यूशन उस प्रोडक्ट का पर रुपी ऑफ की फैक्टर, पर आर ऑफ की फैक्टर, या फिर पर केजी ऑफ की फैक्टर, या जैसे इस क्वेश्चन में पर हेक्टेयर ऑफ की फैक्टर निकाल लेंगे। उसके बाद जिस भी प्रोडक्ट का की कंट्रीब्यूशन पर हेक्टेयर, पर रुपी, पर आर एज द केस में भी ज़्यादा है, उसको हम रैंक 1 देंगे। सब्सिक्वेंटली कंट्रीब्यूशन के हिसाब से रैंकिंग कर देंगे, फिर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बना के क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वीडियो क्लियर हो गए होंगे। आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं वीडियो को, उनको इसके बारे में बता सकते हैं, सो दैट everyone could get benefit out of it. So once again, thanks for patient watching.